हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और आपके बोर्ड में छपने वाला यहाँ पे हम मॉडल पेपर बताने जा रहे हैं। आप लोग जितने स्टूडेंट हैं प्लीज इस मॉडल पेपर को बेटा तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या आएगी, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो देन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, क्योंकि ये सब जो मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड में आता है और हम इसे आपको क्या करवा रहे हैं बेटा, सॉल्व ही करवा रहे हैं। तो देन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप इस मॉडल पेपर को क्या करिएगा, पूरा तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या हो, कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो देन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, ताकि सर जी हम आपका उन समस्याओं का क्या कर पाए, निवारण कर पाए। ठीक है ना। तो ये आपका बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी का बेटा जो है मॉडल पेपर है। क्या है? मॉडल पेपर है। और यहाँ से भर भर के प्रश्न आपको बेटा बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं तो इधर आपका क्या होता है बेटा, पेपर कोड होता है और यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम भरने के लिए रहता है। और जो पूर्णांक रहता है आपका वो 70 नंबर का क्या रहता है, पूरा पूरा पूर्णांक रहता है। ठीक है ना। समय की बात करें बेटा तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रारंभ जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहते हैं बेटा, निर्धारित रहती हैं। और यहाँ पे निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, अ ब और स है। ठीक है ना। खंड अ में एक एक नंबर के आपके 20 बहुविकल्पी हैं, जिनका उत्तर आपको बेटा OMR पर देना रहेगा। और वहीं पे बात करते हैं जो खंड अ रहेगा, आप लोग प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR सीट पर ही आपको देना रहेगा। और एक बात ध्यान देना है, जब आप OMR उत्तर पत्रक पर आप उत्तर दे दे तो ना आपको उसको काटना है, न ही आपको विरेजर या फिर व्हाइटनर का प्रयोग करना है। प्रश्न के अंक आपको उसके सामने दिए गए हैं। जो खंड ब रहेगा 50 नंबर का रहेगा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न रहेगा। और खंड ब में सभी प्रश्नों में आपको उत्तर एक साथ करना रहेगा। और फिर यहाँ पे अगला है कि प्रथम प्रश्न से आप आरंभ करना है और अंतिम प्रश्न तक आपको करते जाना है। जो प्रश्न नहीं आता है तो आपको उस पर आपको समय नष्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा बोर्ड डायरेक्ट बोल रहा है। तो ये आपको विशेष तौर पर बेटा ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा खंड अ की। जो खंड अ आएगा तो ये 20 नंबर का क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कितना? 20 नंबर का। 70 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, अब 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। 20 नंबर की बात करते हैं तो ये आपको OMR में लिखना रहेगा। ठीक है ना। चलेगा, पहला यहाँ पर बेटा बेटा प्रश्न है, क्या है कि सर रस मीमांसा के लेखक कौन है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? महादेव वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल है, निराला है, या फिर कौन बेटा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो याद कर लीजिए सर, रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। और अगला है सेवा सदन उपन्यास के बेटा लेखक कौन है? क्या जैनेन्द्र कुमार हैं, यशपाल हैं, प्रेमचंद्र हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक बेटा प्रेमचंद्र हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जो है सर जी सेवा सदन उपन्यास के क्या हैं, लेखक हैं। अगला प्रश्न है तीसरा वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है सर जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यह किसके लेखक है भैया, किसके लेखक हैं? गांधी की देन के हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के हैं, इंद्रजाल के हैं, या हिंदी साहित्य विमर्श के हैं? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं यह गांधी की देन के क्या है बेटा, लेखक हैं। अगला है चौथा नंबर वाला, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? ध्यान देना, एक प्रसिद्ध आत्मकथा थी, क्या थी बेटा, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? क्या हरिवंश राय बच्चन जी हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, या पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, या फिर रामविलास शर्मा हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आप सीधा लगा दीजिएगा कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के जो लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। अगला है शुक्लोत्तर युग के बेटा लेखक कौन है? ध्यान देना, शुक्लोत्तर युग के जो लेखक है बेटा धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जो है बेटा शुक्लोत्तर युग के क्या हैं, लेखक हैं। और छठा यहाँ पे प्रश्न जो है वो है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है बेटा? भूषण है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध जो कवि हैं कौन बेटा? भूषण जी हैं, ये आप याद रखना। और अगला यहाँ सातवां वाला, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो मतीराम हैं, या फिर भूषण हैं, या घनानंद हैं, या हरिऔध हैं? तो जो छत्रसाल दशक है इसके रचयिता जो माने जाते हैं बेटा वो माने जाते हैं भूषण जी। कौन माने जाते हैं? जो भूषण है बेटा यह छत्रसाल के क्या माने जाते हैं, रचयिता माने जाते हैं। अगला आठवां है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है भैया? जो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, या श्रीधर पाठक की है, या सियाराम शरणगुप्त की है, या फिर हरिऔध जी की है? तो जो प्रिय प्रवास की रचना है बेटा यह है हरिऔध जी की रचना है। ध्यान देना, किसका है? हरिऔध जी की। प्रिय प्रवास किसकी रचना है बेटा?
हरियौध जी की है। अगला है सुमित्रानंदन पंत की बेटा रचना कौन सी है? ज्ञानदीप है, युगवाणी है, प्रेम वाटिका है या फिर छड़दा है? तो जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है वो है बेटा युगवाणी। युगवाणी किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में से एक है। अगला है 10वां नंबर वाला, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के बेटा कवि नहीं है? नागार्जुन या फिर त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो ध्यान देना बेटा, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं ये प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। और ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव बेटा छाप के आएगा, छोड़िएगा मत सर, कसम है उनकी, हम तो गुरु पूरा करके आएंगे, हम तो गुरु पूरा करके आएंगे। अगला 11 नंबर वाला है बेटा प्रश्न यहाँ पे, क्या है? करुणा रस का अस्थायी भाव क्या है? क्या भय होता है करुण रस का, या विस्मय होता है, या निर्वेद होता है, या फिर शोक होता है? बहुत बढ़िया सर, करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है शोक होता है। अगला यहाँ पे 12वां, मनु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द में किस अलंकार प्रायः प्रयुक्त किए जाते हैं बेटा? वो उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त किए जाते हैं। मनु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार प्रायः प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त होते हैं। अगला है यहाँ पर क्या है? 13 नंबर वाला देखिएगा, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितई जानक लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में बेटा छंद कौन सा है? तो ध्यान देना, सोरठा छंद है। क्या है बेटा? सोरठा छंद है यहाँ पे। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है बेटा? सोरठा छंद है। अगला यहाँ पे 14 नंबर वाला, उ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है बेटा, ऊपर जो है नहीं है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे उपसर्ग से बना जो शब्द नहीं है बेटा वो है ऊपर। ऊपर जो है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अच्छा, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे होते हैं जो कि सबसे पहले लगते हैं। देखिए, उपदेश में उप लगा हुआ है, उपनाम में उप लगा हुआ है, उपवन में उप लगा हुआ है, लेकिन लेकिन ऊपर में देखिए ये छोटा ऊ है। अगला यहाँ पे है, प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। अगला है, त्रिवेणी में कौन सा समास है सर? त्रिवेणी में द्विगु समास है। ध्यान देना, त्रिवेणी में कौन सा समास है बेटा? तो त्रिवेणी में द्विगु समास है, याद रखना। अगला है, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो प्रमोद का तत्सम रूप जो होगा बेटा प्रमोद होगा। प्रमोद का तत्सम रूप बेटा क्या होगा? प्रमोद होगा, याद रखना। अगला 18 नंबर वाला बेटा सवाल यहाँ पे है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि में देखेंगे तो यहाँ पे इति आया है और धन, यहाँ पे आ की मात्रा आई है तो आदि, और जब त और आदि बनता है तो इत्यादि बनता है, तो इति धन आदि। अगला है, फलेन शब्द का वचन और विभक्ति क्या होगा? जो फलेन है बेटा यह एक वचन है, और कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। एक वचन और तृतीय विभक्ति जो है हमारा फलेन में हो जाएगा। अगला है हसतु, धातु का वचन और पुरुष होता है, तो जो हसतु है बेटा एक वचन है और प्रथम पुरुष है। एक वचन और प्रथम पुरुष, तो ये आपका रहा 20 ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं, बार बार आती है। ओके, और अगला यहाँ पर जो है आपका खंड ब वर्णात्मक आपका रहने वाला है। वर्णात्मक में ये रहता है बेटा किसी चीज को एक्सप्लेन करके आंसर देना, किसी चीज को एक्सप्लेन करके देना आपका वर्णात्मक में आता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका खंड ब है ये वर्णात्मक में है। क्या है? वर्णात्मक प्रश्न। देखिएगा है क्या यहाँ पे, पहला कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या यहाँ पे? मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और क्या थे? उद्धत प्रकृति के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रांगण स्नेह था। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी थी, मतलब कि निभाई गई थी। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये कर सकते हैं। क्या यहाँ पर दिया गया है, और बाकी हम तो पूरा सवाल भी करा रहे हैं आप लोगों को। है क्या यहाँ पे? दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्रों से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहाँ उन सब में एकता है, और इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में
क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए किसी नैतिक चेतना का सहारा लिया है। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा, क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और क्या रहा है बेटा, प्रेरित रहा है। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और जनसाधारण का हृदय किन किन बातों से हमारा आंदोलित हो उठा और क्यों हो उठा। और आप देख सकते हैं 3 नंबर का है, 6 नंबर का। उसके बाद 6 नंबर का आपका बेटा गद्यांश के बाद 6 नंबर का पद्यांश भी आएगा। पद्यांश है क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौह दे, बुझती साँच न हासी। कोह है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, कैसे बरन भेष है कैसे, किम रस में अभिलाषी। पावगौ पुनि कियो अपनावो, जो रे करौगौ गासी, सुनत मौन हो रहो बाबरो, सूर समय मति नासी। पहला है यहाँ पे कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर नेक्स्ट है निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन में क्या कठिनाइयां व्यक्त की गई हैं। और ये मैं बेटा आपके सारे प्रश्न में करवा दूंगा, आप चिंता मत करना। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, देखिएगा है क्या यहाँ पे कि विषुवत रेखा का बासी जो जो जीता है, हाँ जीता है नित्य हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हित में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता प्राण निछावर। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर नेक्स्ट है विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, और उपयुक्त पद्यांश के आधार पर आपको लिखना रहेगा। फिर नेक्स्ट है रेखांकित अंश अनुराग और अलौकिक तथा हित में तब में कौन सा अलंकार है, आपको लिखना रहेगा। उसके बाद बेटा संस्कृत का आएगा आपका गद्यांश पद्यांश, और ये जितने भी आपके संस्कृत के गद्यांश पद्यांश बोर्ड में बनने वाले हैं, हम आपके सभी करवा देंगे, एक भी नहीं छूटेगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी करवा दूंगा, तो उसको लेके परेशान मत होइएगा, ना आपको चिंता करना है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 आएंगे, ये है संस्कृत का गद्यांश, एक वाराणसी से लेकर हाँ प्रथम सत्य तक है, अथवा वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं मानव से लेकर कहाँ तक है, संस्कृति तक है। उसके बाद ये संस्कृत का बेटा पद्यांश आएगा अब्दो से पंडितः तक, और यहाँ पे मनम मानम से लेकर भावेत तक है। उसके बाद आपका आएगा बेटा खंड काव्य, जो खंड काव्य आएगा यह आपके जिले के अनुसार रहेगा। 3 नंबर का क्या रहने वाला है बेटा, खंड काव्य रहने वाला है। कितने नंबर का, 3 नंबर का, ध्यान देना। देखिए कौन कौन सा है आपका, तुमुल खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए, और तुमुल खंड काव्य का कथानायक संक्षेप में लिखिए। देखिए जो तुमुल वाले पे रहेगा ना, वो पात्र का चित्र जरूर देगा, ये चरित्र जरूर देगा किसी न किसी पात्र का और कथानायक। दूसरा देखिए ख वाला, ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानायक संक्षेप में लिखिए, अथवा में दिया है ज्योति जवाहर खंड काव्य की एक ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो और क्यों। फिर ग वाला है, पहला है करवीर भरत, करवीर भारत भरत खंड काव्य का आधार पर भरत का चित्रण कीजिए, अथवा नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं करवीर भरत खंड काव्य के किसी एक सर का कथानायक आपको लिखना रहेगा। फिर घ वाला है, पहला है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक महाराणा प्रताप का चित्रण कीजिए, अथवा मुंह नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर के चित्रण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। फिर अंगा वाला प्रश्न है, देखिए क्या पे बोल रहा है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर प्रमुख नारी पात्र कुंती का चित्रण कीजिए, अथवा हम नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कर्ण खंड काव्य के चतुर्सर की कथा अपने शब्दों में लिखिए। फिर च वाला है, पहला है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए, अथवा हम नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर 6 वाला है, पहला है जय सुभाष खंड काव्य के 5वें सर का कथानायक अपने संक्षेप में लिखिए, अथवा हम वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के किसी एक सर की एक कथा का अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। फिर जय वाला है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चित्रण कीजिए, अथवा में कर्मवीर भरत खंड काव्य के कथा वस्तु का संक्षेप में आपको बेटा लिखना रहेगा। और फिर झ वाला है, यहाँ पे झ का पहला है, क्या बोल रहा है मुक्त दूत खंड काव्य के कथा का चित्रांकन कीजिए, अथवा मुक्ति दूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का आपको बेटा कथा वस्तु लिखने के लिए बोर्ड में आएगा, ये तो फिक्स वाला है। उसके बाद छठा का प्रश्न है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कौन कौन बेटा, जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और भगवत शरण उपाध्याय, 3 का आएगा। उसके बाद ख वाला है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का
व्यूर परिचय देते उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास हैं, बिहारी लाल हैं, महादेव वर्मा हैं और श्याम नारायण पांडे जी हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपका श्लोक लिखने आएगा 7वां वाला। क्या यहाँ बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो। और 8वां वाला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करके उत्तर दीजिए। पहला है, सीता विद्यालय जाती है, हमें वहां जाना चाहिए, घर के चारों ओर पेड़ हैं। और अगला है, बालक खेल रहे हैं। फिर 9वां यहाँ पर है, क्या है बेटा यहाँ पे, कि संस्कृत में उत्तर देने के लिए क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ज्ञानम कुत्र संभवति है, पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। अगला है तीसरा, पुत्र मरणम मंगलम भवति। और चौथा यहाँ पे है, अस्माकम संस्कृते कह नियमः। और यहाँ पे फिर आपका बेटा निबंध लिखने के लिए आएगा। देखिएगा 5 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, फिर चौथा यहाँ पे विज्ञान के चमत्कार, पांचवा है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। क्या बेटा? खेल का महत्व। तो ये आप मॉडल पेपर जो है बेटा यहाँ पे जो मैं आपको बताया हूँ, ये मॉडल पेपर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कोई समस्या आएगी तो प्लीज आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिएगा। हम आपके साथ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे हिंदी का। और वो आपके क्वेश्चन पेपर करवाएंगे बेटा, जो आपके बोर्ड में डायरेक्ट टू डायरेक्ट छपेंगे, वो मॉडल पेपर हम लोग हल करवाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।